Hello to all the student of AMCOM first year. I am Professor Sonia Digwa from SGM College. So this was our fifth lecture of Management Accounting, chapter number 3rd, Budget as a Tool for Decision Making. Okay, so we have covered a lots of concept as you all student know. In last lecture we have covered this concept is preparation of budget. So I have tell you that to give you explanation of this concept is preparation. Whether you are preparing any budget, you have to follow some steps. So that is the meaning of preparation of budget. अगर आप जब भी बजट बनाते हो तो उस बजट को बनाने के लिए आपको कुछ प्रिपरेशंस की ज़रूरत पड़ती है, कुछ चीज़ों को ध्यान में रख के आपको बजट बनाना पड़ता है। तो अभी हमने जैसे लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बजट जो लोग बनाते हैं उनको क्या कहा जाता है, द बजट कमिटी, द पर्सन हु मेकिंग एन बजट दैट इज नोन एज बजट कमिटी. Those person who making the budget is known as budget committee. And budget committee किन किन चीज़ों पे फोकस करती है, बजट बनाने से लेके उसको पूरा स्टेबल करने से, रिसोर्सेज को स्टेबलाइज करने से, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड डिवाइडिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट who was the core budget preparing that budget, and they have to prepare that budget formations too. They have to calculate the budget preparations also. So जब बजट बनाते हैं तो उस बजट को बनाने के साथ साथ कमेटी उस पर फोकस करेगी कि जितना उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को बजट दिया गया है क्या वो उसके अंतर्गत काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. ये सारा का सारा फोकस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास रहती है, द बजट committee. So whether they are preparing the budget, they have to focus the preparation of budget. तो preparation of budget हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में फोकस करा. जो भी बजट बनाएगा ऑर्गेनाइजेशन के बजट को किस तरीके से बनाना है, कंट्रोल करना है, ये हम लोगों ने कॉन्सेप्ट कवर करे इन लास्ट लेक्चर. दिस वॉज सेवन स्टेप्स विच वी आर रिक्वायर्ड वेदर वी प्रिपेयरिंग एन बजट. तो हम रिवीजन फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं. फर्स्ट था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बजट सेंटर. पहले हम बजट के सेंटर्स को डिवाइडेशन करेंगे. देन ऑर्गेनाइजेशन, प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चार्ट कि इस जैसे ऑर्गेनाइजेशन चार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था इन अ डिटेल वे. अगर जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी रहेगी वो उसको दूसरे व्यक्ति को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा ऑर्डर देने का. तो ये ऑर्गेनाइजेशन के चार्ट के थ्रू कोई भी कंपनी अपना काम करती है और उसको रिपोर्टिंग करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर्टिकुलर अथॉरिटी को रहेगी. तो ये एक चार्ट है जो शो करता है कि कौन सी अथॉरिटी किसको रिपोर्ट करेगी, किसको जानकारी देगी. तो चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी और किसको ऑर्डर देगा, मैनेजिंग डायरेक्टर को. और मैनेजिंग डायरेक्टर किसको ऑर्डर देगा, द मैनेजिंग डायरेक्टर गिविंग द ऑर्डर टू द बजट कमिटी एंड बजट कमिटी इज गिवन द ऑर्डर टू द बजट ऑफिसर. एंड बजट ऑफिसर क्या रहेगा, हर एक जो डिपार्टमेंट है उन डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेट करेगा. जैसे कि जो व्यक्ति परचेज बजट प्रिपेयर कर रहा है तो उस परचेज बजट को यानी कि मैनेज करने की, पूरा प्रिपरेशन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस मैनेजर की रहेगी. तो उस मैनेजर को क्या कहा जाएगा, परचेज मैनेजर. प्रोडक्शन मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे क्या रहेगी कि मटेरियल को कैलकुलेट करना, मटेरियल का बजट बनाना कि मटेरियल कितना यूज़ हुआ है, कितना एलोकेट हुआ है. सेकेंडली प्रोडक्शन बजट प्रिपेयर करेगा प्रोडक्शन मैनेजर, और रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का बजट प्रिपेयर करेगा. तो ये प्रोडक्शन मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो इस ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में हम लोगों ने ये फोकस किया कि जो भी डिपार्टमेंट वर्क करता है अकॉर्डिंग टू their budget, so they have a responsibility to prepare that budget is known as their manager. ओके अगर सेल्स बजट कोई व्यक्ति बनाएगा तो वो कैलकुलेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी, सेल्स मैनेजर की. पर्सनल मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी कि वर्कर कितना काम कर रहे हैं, कितनी बेसिस पे काम करते हैं, उनका ओवर टाइम्स क्या है. तो ये बजट प्रिपेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सनल मैनेजर की रहेगी. एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बजट बनाएगा.
फाइनेंस मैनेजर को कॉस्ट अकाउंटेंट भी कहा जाता है। तो फाइनेंस मैनेजर सारे के सारे जो भी बजट को हम लोगों ने फाइनेंस प्रोवाइड करा है, किन किन बजट्स के लिए सबसे ज़्यादा पैसा लगता है, उन बजट को कैलकुलेट करने की फाइनेंस मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जस्ट लाइक प्रोडक्शन कॉस्ट बजट हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बजट हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, कैश बजट और मास्टर बजट, इन सब बजट्स में जितना पैसा लगता है उन सब प्रोजेक्ट को कैलकुलेट करना, उनको पूरे तरीके से यूटिलाइज करना और मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंस मैनेजर की रहेगी। फाइनेंस मैनेजर इज ऑल्सो नोन एज कंपनीज कॉस्ट अकाउंटेंट। तो ये हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में देखा। तो ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्या शो करता है कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है और उसको व्यक्ति को, उस व्यक्ति की अथॉरिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसने दी गई है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंगली वो उनको रिपोर्टिंग करे एज पर देयर पोजीशन। अगर ये सारे के सारे जो बजट मैनेजर्स रहेंगे, जितने भी ये मैनेजर हैं जो बजट कैलकुलेट कर रहे हैं मैनेजर, ये रिपोर्टिंग किसको देंगे? बजट ऑफिसर को। और बजट ऑफिसर रिपोर्टिंग किसको करेगा? बजट कमेटी को। और बजट कमेटी अपनी रिपोर्ट किसको सेंड करेगी? मैनेजिंग डायरेक्टर को। और मैनेजिंग डायरेक्टर हैज़ टू रिपोर्ट द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हाफ पर्सन दे हैव टू बी शोन एज ओनर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज प्रोवाइडिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ईच एंड एवरी departments, and that departments are working according to their work, according to their cycle of a processing. सो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है, इसके अकॉर्डिंगली ये वर्क करते हैं। तो हमने ये लास्ट लेक्चर में देखा। एंड ऑल्सो प्रिपरेशन करते, जब बजट हम प्रिपेयर करते हैं तो उसके लिए हमें बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो अप करना पड़ता है। पहले हम लोगों ने देखा एस्टेब्लिश करते हैं सारे के सारे सेंटर्स को कि बजट के कितने प्रकार रहेंगे, जैसे परचेज, सेल्स, ये हो गया। सेकंड में ऑर्गेनाइजेशन कैसा चार्ट कैसा रहेगा, वो किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको रिपोर्ट करे, वो रिपोर्टिंग चार्ट वो देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। थर्ड में उन लोगों ने किस पे फोकस किया? रिकॉर्डेंस पे, कि जब हमें अकाउंटिंग रिकॉर्डेंस के टूवर्ड्स ही बजट को कैलकुलेट करना है। जो भी व्यक्ति बजट प्रिपेयर करेगा उसको अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो अप करना पड़ेगा। एंड फोर्थ में वो क्या देखेंगे? बजट प्रिपरेशन के करते समय बजट कमेटी फॉर्म करेंगे। और बजट कमेटी के अंतर्गत कौन कौन से व्यक्ति रहेंगे? जो कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और सारे के सारे मेन अथॉरिटी ऑफ लाइन मैनेजर। तो ये सुप्रीम अथॉरिटी बजट कमेटी के मेंबर्स रहेंगे। देन फिर वो बजट कमेटी किस पे फोकस करेगी? बजट मैनुअल के अंतर्गत। बजट मैनुअल के अंतर्गत क्या है? सारे स्टेप्स हैं जो बजट का, यानी कि सारे के सारे स्टेप्स हैं जिससे हम बजट बना सकते हैं, जिससे बजट बनाते समय हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देन फिक्सेशन ऑफ बजट पीरियड। बजट पीरियड बना, यानी कि जब भी आप काम करते हो तो उसका बजट पीरियड, कि हाँ आपको इतना बजट दिया गया है, आपको इतने पीरियड में इतना काम करके दिखाना है और आपने कितना बजट यूज़ किया। एक्चुअल में हमने आपको बजट इतना दिया था, आपने इस बजट को इतना आपने यूज़ किया है, तो कितना यूटिलाइज करने में कॉस्ट कितना लगा है, ये सारा पीरियड डिसाइडेड रहता है। तो ये उनको पीरियड हर एक बजट डिपार्टमेंट्स को दिया जाएगा। देन लास्टली जो भी गवर्नमेंट लॉ के टूवर्ड्स हैं वो सब उनको फैक्टर्स को ध्यान में रख के ये बजट को यूटिलाइज करा जाएगा। तो ये हम लोगों ने स्टेप्स वी हैव सीन इन अवर लास्ट लेक्चर। वी हैव ऑल्सो सीन द टाइप्स ऑफ बजट। टाइप्स ऑफ बजट हमने 4 बेसिस पे देखे, जस्ट लाइक टाइम, कैपेसिटी, स्कोप, रिसीप एंड एक्सपेंडिचर। टाइम बेसिस पे अगर आप बजट बनाते हो तो टाइम बेसिस पे आपको कौन कौन से बजट प्रिपेयर करने पड़ेंगे? शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बजट। कैपेसिटी अगर कंपनी की आप देखना चाहते हो, कोई सी जिसका भी आपने बजट बनाया है उसकी कैपेसिटी देखना चाहते हो, तो उसके लिए आप बजट कौन सा बनाओगे? फिक्स एंड फ्लेक्सिबल बजट। सो इसके लिए आप फिक्स एंड फ्लेक्सिबल बजट प्रिपेयर करोगे। देन स्कोप बजट अगर आप बनाते हो तो स्कोप बजट के लिए आप फंक्शनल एंड मास्टर बजट, यू हैव टू प्रिपेयर फंक्शनल एंड मास्टर बजट। एंड मास्टर बजट के अंतर्गत आपको सारे जो छोटे छोटे बजट्स हैं उनको
कैलकुलेट करना, उनको यूटिलाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो लोअर बजट्स हैं मास्टर बजट के अंतर्गत वो सारे बजट्स आएंगे। और फंक्शनल बजट में जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट है, लाइक सेल्स हो गया, परचेस हो गया, मटेरियल हो गया, कैश हो गया और प्रोडक्शन रहेगा, तो ये सारे बजट का क्या होगा, मिक्सअप होगा इन अ मास्टर बजट। देन लास्ट रिसीप एंड एक्सपेंडिचर बजट। रिसीप एंड एक्सपेंडिचर बजट में आप लोग क्या देखोगे, कंपनी का कैपिटल किस तरीके से रहेगा, तो कंपनी का कैपिटल और रेवेन्यू, इनकम और एक्सपेंसेस रिसीप और एक्सपेंडिचर में कैलकुलेट होते हैं। अगर हम कंपनी की इनकम को देख रहे हैं, इनकम और एक्सपेंसेस को देख रहे हैं, तब इनकम और एक्सपेंसेस के लिए कौन सा बजट प्रिपेयर करना होगा, उस डिपार्टमेंट को कैपिटल और रेवेन्यू बजट। सो ये सारे टाइप्स ऑफ बजट हम लोगों ने देखे। एंड नाउ इन दिस लेक्चर वी हैव टू फोकस ऑन द मेन कॉन्सेप्ट इज master budget. First of all, I will read that slide, then I'll give you the explanation. A master budget includes all of the lower level budget with an organization as well as cash flow, forecast, budgeted financial statement and a financial plan. Okay, so मैंने आपको सिंपल फॉर्म में बोला था मास्टर बजट क्या है, पूरा का पूरा मिक्सअप है सारा का सारा लोअर बजट्स का। लोअर लेवल बजट कौन कौन से हैं, सेल्स बजट, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, कैश बजट और कॉस्ट बजट। तो ये सारे क्या हैं, लोअर लेवल ऑफ बजट। सो इन सब का मास्टर बजट क्या है, इन सारे बजट्स का मिक्सअप है, जो कि क्या क्या कैलकुलेट करता है कि इनका कैश किस तरीके से फ्लो हो रहा है, मतलब इनका पैसे की आवक जावक किस तरीके से है, और इन्होंने जितना बजट इनको दिया गया था इसके अकॉर्डिंगली इन्होंने काम किया गया है। सो मास्टर बजट क्या है, ओवरऑल बजट क्या है, कंपनी के जितनी भी ओवरऑल स्मॉल बजट्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ बजट्स हैं, उनको कैलकुलेट करता है, उनकी परफॉर्मेंस को यूटिलाइज करता है। और जो भी जितने, जैसे कि हम लोगों ने, मैंने अभी आपको बोला कि कॉस्ट बजट बनाते हैं तो उसका पूरा एक प्रोसीजर रहता है। तो इन शॉर्टली कॉस्ट बजट, सेल्स बजट और परचेज बजट और कैश बजट, ये सारे बजट्स को क्या करता है मास्टर बजट, एक ही फॉर्मेशन में, एक ही अकाउंटिंग्स में कैलकुलेट करता है इन सब बजट को, इन सब बजट का अमाउंट यूटिलाइज करता है। जितने भी ये सेपरेट बजट है इनको कोऑर्डिनेट करके इन्होंने कितना कंपनी को आउटपुट दिया है, वो आउटपुट कंपनी को शो करने के लिए मास्टर बजट हैव टू बी प्रिपेयर बाय द वेरी लाइन अथॉरिटी, and they have to know the company's actual performance. So that's why they are preparing an master budget. It gives a broad overview of finances and it often used as central planning tool. ओके मैंने अभी आप लोगों को जैसे बोला कि ये सारे जो अलग अलग बजट्स हैं, जो आप सेपरेट हर एक डिपार्टमेंट प्रिपेयर करता है, तो मास्टर बजट किसके लिए प्रिपेयर किया जाता है, ताकि ये सारे बजट को मिक्सअप करने के बाद कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस किस तरीके का रहा है, कंपनी ने सारे बजट को जितना पैसा दिया था इनका यूटिलाइज हुआ है, फर्म इनको सारे डिपार्टमेंट को इंक्लूड करके मास्टर बजट बनाती, इसीलिए इसका नाम भी आप लोग आइडेंटिफाई कर रहे हो मास्टर बजट। मास्टर बजट इज ऑल्सो कैन वी हैव कॉल इन आवर मीनिंग, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑल द बजट, स्मॉल लेवल बजट, जो सारे स्मॉल लेवल्स के बजट हैं, उन सारे बजट्स को कैलकुलेट करने के बाद एक आपको पूरा का पूरा करेक्ट लाइन अप मिलेगा। और इट ऑल्सो शोन द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जो कंपनी के मालिक रहेंगे, उनको पता चलेगा कि हाँ इश्यूज़ जो भी उनके रिलेटेड टू हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग हैं, किसी ने वर्क डिले करा है, किसी ने काम में अटेंशन नहीं दी, किसी का जो भी हर एक डिपार्टमेंट में इशू आए हैं, मास्टर बजट उन सबको सारे स्मॉल बजट के डिपार्टमेंट को कैलकुलेट करने के बाद उनकी अंतर्गत जो भी अटेंशन है, मैनेजमेंट क्या है परफॉर्मेंस करके, उनका इश्यूज़ को पूरी तरीके से क्लासीफाई करके अटेंशन दे के मास्टर बजट हैव टू बी प्रिपेयर। सो सिंपल अगर बोलूँगी, इट ड्रॉज द अटेंशन ऑफ मैनेजमेंट टू थोस इशू विच मैनेजमेंट हैज़ डजंट केयर। जिन मैनेजमेंट, अगर मास्टर बजट क्यों हम प्रिपेयर कर, कोई भी कंपनी अगर मास्टर बजट क्यों कैलकुलेट करती है कि वो हर एक डिपार्टमेंट के जो स्मॉल डिपार्टमेंट्स हैं बजट्स के,
जैसे सेल्स हो गया, परचेस हो गया, कॉस्ट हो गया, कैश हो गया, इनकी परफॉर्मेंस को जब ये यूटिलाइज नहीं कर पाते, इनकी परफॉर्मेंस को जो इन्होंने पूरा बजट कैलकुलेट करके दिखा दिया, पर फिर भी इनके बजट्स को वो ईजिली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, इनकी परफॉर्मेंस को यूटिलाइज नहीं कर पाते, इसीलिए वो किसकी प्रिपरेशन करते हैं, किसको कैलकुलेट करते हैं, किसका फॉर्मेट तैयार करते हैं, मास्टर बजट का। और मास्टर बजट क्या है, इज ए कंप्लीट प्रोसेस ऑफ ऑल लेवल ऑफ बजट, और वो क्या कंपनी को दिखाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, जो सारे के सारे समरी करके सारे बजट को मिक्सअप करके ये बजट क्या शो करता है, कंपनी को प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट शो करता है। जिन बजट्स के ऊपर कंपनी, जिन बजट के ऊपर ज़्यादातर उनकी परफॉर्मेंस को यूटिलाइज नहीं कर पाती, किसी ने कोई चीज़ को, जैसे कैश बजट डिपार्टमेंट ने मटेरियल को यूटिलाइज किया है पर डायरेक्ट वेजेस को उन्होंने नहीं देखा, तो मास्टर बजट उसको भी देखता है। अगर किसी का बजट डिले हो रहा है, जैसे सेल्स बजट डिले प्रिपरेशन करने में हुआ है, उनको टाइम दिया गया था कि आपको इतने पीरियड में बजट शो करना है, तो वो उनकी परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करता है। तो मास्टर बजट क्या है, इन सारे बजट्स को, लोअर लेवल बजट्स को आइडेंटिफाई करके कंपनी को उनका प्रॉफिट एंड लॉस बताता है कि आपका प्रॉफिट और नफ़ा और नुकसान कितना है। इसीलिए मास्टर बजट के अंतर्गत क्या होता है, summary of all functional budget taken together and it is finally approved and adopted and implemented by the management। और ये बजट कभी भी यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये वाला बजट कंपनी के जो मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं वो प्रिपेयर करती हैं, और इस बजट को प्रिपेयर करने के बाद कंपनी को क्या मिलती है, एक अश्योरिटी मिलती है टू नो ऑल द लेवल ऑफ, लोअर लेवल ऑफ बजट परफॉर्मेंस। तो ये बजट प्रिपेयर करने के बाद कंपनी को ये पता चलता है कि सारे बजट ने क्या क्या वर्क करा है। अगर किसी काम पे किसी का फोकस नहीं है तो उस बजट के वो मटेरियल को भी वो कैलकुलेट करता है, और प्लस कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को शो करता है कि ये सारे बजट का मिक्सअप करने के बाद, इन सब बजट को कैलकुलेट करने के बाद कंपनी को इतना फ़ायदा और इतना नुकसान हुआ है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मैनेजमेंट की। इसीलिए मैनेजमेंट इन सब डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को यूटिलाइज करने के लिए, स्मॉल डिपार्टमेंट्स की परफॉर्मेंस को यूटिलाइज करने के लिए एक ही बजट का सहारा लेती हैं, और वो बजट है मास्टर बजट। इट यूजली, ये सेकेंड स्लाइड है, इट यूजली डेवलप बाय अ फर्म्स बजट कमिटी गाइडेड बाय द बजट डायरेक्टर। यहाँ मैंने बोला कि मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो व्यक्ति बजट बनाते हैं, जो मैनेजमेंट के अथॉरिटीज़ बजट बनाते हैं, उनको बजट कमेटी बोला जाता है। तो बजट कमेटी किसके अंतर्गत, बजट डायरेक्टर के जो अंतर्गत सब ये लोग क्या करते हैं, मास्टर बजट को कैलकुलेट करते हैं। मैंने अभी बोला था मास्टर बजट प्रिपेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो उसका मैनेजर कौन यूजुअली रहता है, जो कंपनी के बजट कमेटी हैं, जो टॉप अथॉरिटीज़ हैं कंपनी के, वही ऐसे व्यक्ति मास्टर बजट को प्रिपेयर करेंगे। अब मास्टर बजट यूजुअली इनकॉर्पोरेट मैनी एलिमेंट्स विच में इंक्लूड द सेल्स, प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड बजट। अभी मैंने बोला मास्टर बजट ये सारे कंपनी के जो भी स्मॉल बजट है उनको मिक्सअप करके उनके सारे एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करता है कि सेल्स बजट कितना हुआ है, प्रोडक्शन कितना। मास्टर बजट किन किन पे फोकस करता है, सेल्स पे, प्रोडक्शन पे, कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस किस तरीके से काम कर रहे हैं लोगों का, व्यक्ति इन, ओके, एंड ऑल्सो देयर वर्किंग कॉस्ट, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन में कि इनका काम करने के लिए वर्किंग कॉस्ट कितना अप्लाइबल हुआ है, प्रोडक्शन का हो, और डायरेक्ट मटेरियल, कंपनी का मटेरियल इनफ्लो आउटफ्लो कितना हो रहा है उसको, एंड लेबर की परफॉर्मेंस को, एंड ऑल्सो ओवरहेड्स ऑफ बजट, सारे कंपनी के ओवरहेड्स कितने हैं, जस्ट लाइक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन। सो इन सब का ओवरहेड बजट का परफॉर्मेंस यूटिलाइज करने के लिए मास्टर बजट प्रिपेयर किया जाता है। तो यूजुअली आप लोगों को याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऑल ऑफ यू स्टूडेंट, दैट मास्टर बजट इज़ ए मिक्सचर ऑफ ऑल द स्मॉल बजट। और उन स्मॉल बजट में से मास्टर बजट किन क्या क्या चीज़ों को आइडेंटिफाई ईजिली करता है, सेल्स को, प्रोडक्शन को, कॉस्ट को, मटेरियल को,
लेबर को की परफॉर्मेंस को। तो ये सारी परफॉर्मेंस को यूटिलाइज करने के लिए मास्टर बजट प्रिपेयर करती है बजट कमिटी विथ द मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट अथॉरिटी लाइक बजट डायरेक्टर्स के साथ ये सब अथॉरिटीज़ बजट को डिस्कस करती हैं। सो दैट इज़ नोन एज मास्टर बजट। ओके, सो ये मास्टर बजट के बारे में हम लोग था। और ये मास्टर बजट का एक फॉर्मेट था कि मास्टर बजट का फॉर्मेट क्या है। पहले मास्टर बजट को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा। फर्स्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मास्टर बजट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का आप कैलकुलेट करोगे तो टेबल फर्स्ट के अकॉर्डिंगली, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको यही बोला था मास्टर बजट में आपको 2 स्टेप्स को कंपनी को पता चलेगा अपना नफ़ा और नुकसान पहले में, और दूसरे में कंपनी को क्या पता चलेगा, दे हैव नो देयर बैलेंस शीट कि कितना परसेंटेज ऑफ एसेट उन्होंने एक्वायर्ड करा, कि कंपनी के पास जितना एसेट था वो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन करा, एंड लिएबिलिटी कितना उन्होंने दूसरी अथॉरिटी से या बाहर से बोरो किया है। तो ये सारी चीज़ों के लिए पहले वो मास्टर बजट में फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे वो क्या कैलकुलेट फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे, डेबिट साइड में कॉस्ट, कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एज पर प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट मतलब कि प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना कॉस्ट यूटिलाइज या कितने क्वांटिटी में, जब आप प्रोडक्शन एंड कॉस्ट बजट कैलकुलेट करते हो तो प्रोजेक्ट मतलब जब हम पूरे बजट बनाते हैं तो बजट बनाने के लिए क्यों रॉ मटेरियल आपने परचेज सपोज टू बी किया, एंड रॉ मटेरियल परचेज करने के बाद एक प्रोडक्ट को या जितने आपने क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करे हैं तो उस कॉस्ट, उसका पर्टिकुलरली प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना है। तो फर्स्ट में आप फर्स्ट में क्या डालोगे, टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। सेकेंडली डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल आपने कितना मार्केट से परचेज किया है उसके अंतर्गत आप ऐड क्या करोगे, डायरेक्ट वेजियस, के वेजियस कितना एक्वापाई किया गया है। देन फिर 2 के साइड में प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट के अंतर्गत आप लोग फैक्ट्री, वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट को कैलकुलेट कंपनी करेगी, वर्क कॉस्ट। ओके, डेबिट साइड पे आप लोगों को क्या क्या याद रखना है, परचेस याद रखना है, कॉस्ट कितना का एक्वायर करेगा, डायरेक्ट वेजेस याद रखना है। तो ये सारे के सारे क्या है डेबिट साइड। आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यू नो ऑल ऑफ यू स्टूडेंट यू हैव इन लास्ट फ्रॉम मैनी 5 to 5 years you have calculating profit and loss account, so you all know कि डेबिट साइड पे कौन कौन से आइटम आएंगे, क्रेडिट साइड पे कौन से आइटम आएंगे। और डेबिट क्रेडिट साइड पे आपको ऑफिशियली याद रखना है, इन क्रेडिट साइड यू हैव टू कैलकुलेट सेल्स। ओके, सो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोगों ने डेबिट साइड पे क्या याद रखना है, डेबिट साइड पे आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट याद रखना है। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कौन से डिपार्टमेंट में जाएगा, बजट डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन कॉस्ट budget। and direct wages is also known for cost budget। प्राइम कॉस्ट भी डायरेक्ट कॉस्ट में जाएगा। एंड कैश बजट, इनका जो भी वर्किंग अमाउंट्स हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, सेलिंग्स हो गए, एंड वॉट एवर द डिस्ट्रीब्यूशन ओवर हेड कॉस्ट। सो ये सारे के सारे बजट डेबिट साइड पे आएंगे। एंड इन क्रेडिट साइड यू ऑल नो सेल्स को याद रखना है, किसने XYZ कितना भी परचेज किया गया है, सेल्स किया गया है, तो XYZ debit side you have to know the two, and by credit side you have to mention by। तो प्रीवियस ईयर का जो भी आपने प्रीवियस अमाउंट बजटेड किया है एंड what is the budgeted amount of your, ये दोनों आइटम्स को मेजर करने के बाद you actually know the बजट। तो डेबिट साइड पे मास्टर बजट जब आप कैलकुलेट करोगे तो फर्स्ट आपको स्टेप क्या याद रखना है, यू हैव टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस, एंड सेकेंडली यू हैव टू कैलकुलेट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में भी आपको 2 साइड याद रखनी है, लिएबिलिटीज एंड एसेट साइड। इन एबिलिटी और 2 साइड्स के अमाउंट्स रहेंगे, प्रीवियस पीरियड अमाउंट एंड बजटेड पीरियड अमाउंट। प्रीवियस पीरियड अमाउंट मतलब क्या, जो अब आपने बजट बनाया था, यू हैव टू वेदर यू प्रिपेयरिंग एन बजट दैट अमाउंट, तो वो अमाउंट आपको प्रीवियस पीरियड अमाउंट में मेंशन करना है। एंड बजटेड पीरियड अमाउंट यू हैव so mention that amount which you have actually purchasing the product in the market, so ये amount आपको mention करना है। so liability side क्या रहेंगे, liability side means the actual borrowing cost which you have to borrow from then organization, shareholder equity, जैसे कि
लायबिलिटी साइड आपको क्या याद रखना है, जो आपने उधारी लोगों से ली है और जो जो आपने उधारी में क्या क्या चीज़ें ली हैं, जस्ट लाइक प्रेफरेंस शेयर। अगर कोई आपके कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको इन्वेस्टर बोलेंगे, तो आपको उनको इन्वेस्टर को क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, यू हैव टू प्रोवाइड द प्रेफरेंस। सो वो क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल इज प्रोवाइडिंग टू द शेयर होल्डर्स। एंड करंट लायबिलिटी, जैसे करंट लायबिलिटी आपने बैंक से लोन लिया है, उधार लिया है, तो बैंक लोन आएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, तो ये सारे लायबिलिटी साइड में। एसेट साइड में आपको क्या याद रखना है, करंट एसेट एंड फिक्स एसेट। करंट एसेट आर those एसेट विच यू हैव टू प्रिपेयर बाय योर शॉर्ट टर्म पर्पस। करंट एसेट्स वो एसेट हैं जो आपको सिर्फ, अगर आप उनमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो किसके बेसिस पे होंगे, ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस। एंड फिक्स एसेट क्या है, कंपनी इन्वेस्ट करती है फॉर अ लॉन्ग टर्म पीरियड के। कंपनी फिक्स एसेट में क्यों इन्वेस्ट करती है, क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा समय तक के लिए वो एसेट की ज़रूरत पड़ती है, और वो एसेट कंपनी को क्या है, कोई भी प्रोडक्ट बना के देते हैं। जैसे कि मशीनरी हो गया, मशीनरी में अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको पता है कि मशीनरी में अगर मैंने इन्वेस्टमेंट करी है तो उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, वो मशीन मेरी सालों 5 साल तक चलेगी, 5 साल तक भी ख़राब नहीं होगी, और वो मुझे क्या रहेगी, इतने सारे प्रोडक्ट बना के देगी। तो प्लांट एंड मशीनरी में आपने फिक्स इन्वेस्टमेंट करी। बिल्डिंग मतलब क्या है, जगह जहाँ आप अपना बिजनेस डाल रहे हो। बिजनेस डाल रहे हो तो आपको ये पता है कि अगर कोई फालतू ये बाढ़ आ गई तब वो बिल्डिंग हटेगी या ख़राब होगी, अदरवाइज दे हैव नॉट बीन डैमेज। ओके, सो बिल्डिंग आप यू हैव इन्वेस्टमेंट, अगर आप पैसा बिल्डिंग में डालते हो तो किस वजह से डालते हो, ताकि वो आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस को चलाने के लिए काम में आए। और फर्नीचर जैसे कंपनी, अगर कोई आईटी सेक्टर कंपनी बेस्ड है तो वो किस में इन्वेस्टमेंट करेगी, लैपटॉप में। क्यों लैपटॉप में इन्वेस्टमेंट क्यों करेगी, क्योंकि लोगों ने पता है कि उनका काम मोस्टली फर्नीचर में लैपटॉप्स पे है, तो वो लैपटॉप्स उनको फॉर ऑल द काइंड्स ऑफ लॉन्ग टर्म बिजनेस को चलाने के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो ये क्या हो गए, फिक्स इन्वेस्टमेंट हो गए, जो आपको ज़रूरत। फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या रहती है, जो आप लॉन्ग टर्म बिजनेस को चलाने के लिए हमें लगती है, जिसमें आप अपना पैसा डालते हो। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जैसे कि क्या हो गया, सन्ड्री डेटर्स हो गया, कैश हो गया, मटेरियल इन्वेंट्रीज हो गए, स्टॉक। तो स्टॉक आपको ज़रूरत है कि सपोज यू हैव मैन्युफैक्चरिंग एनी प्रोडक्ट, स्टॉक आपको 5 महीने के लिए लग रहा है या 1 साल के लिए लग रहा है, तो ये आपके क्या हो गए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो करंट एसेट क्या हो गया, आपके शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कि आपको बिल्स की ज़रूरत है, रिसीवेबल की। एंड देन सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गए, तो ये आपके क्या है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ये आपके 1 साल या 2 साल तक के लिए रहेंगे। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को क्या बोला जाता है, करंट एसेट। जो व्यक्ति मालिक अपनी इन्वेस्टमेंट करता है, दो उसमें, एक लॉन्ग टर्म के लिए, एक शॉर्ट टर्म के लिए। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या हो गए, फिक्स एसेट, एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या हो गए, करंट एसेट। सो यू नो दैट। तो इसके लिए कंपनी क्या प्रिपेयर करती है, दे हैव टू प्रिपेयर मास्टर बजट टू अंडरस्टैंड ऑल द दिस थिंग्स। तो उसके लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट अकाउंट प्रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ेगी। So I hopefully in detail way we have discussed a master budget concept. In this lecture we have only discussed about the master budget. So what is the formation of master budget, why master budget is needed for an organization to calculate, मास्टर बजट की प्रिपरेशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है कंपनी को, क्या किसके लिए। तो ये हम लोगों ने आज के लेक्चर में डिस्कस करा। होपफुली यू अंडरस्टैंड ऑल दिस कॉन्सेप्ट विच वी हैव डिस्कस। फर्स्टली हमने रिवीजन लिया, देन हमने मास्टर बजट के बारे में डिस्कस किया। अगर किसी को कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग टू अंडरस्टैंड एनी कॉन्सेप्ट, इन कमेंट बॉक्स यू हैव टू मेंशन दैट क्वेरी, एंड ऑल्सो फॉर अटेंडेंस यू हैव टू मेंशन योर नेम, रोल नंबर, क्लास एंड स्पेशलाइजेशन। सो ये सारी डिटेल्स यू इन कमेंट बॉक्स यू हैव टू मेंशन इट। एंड ऑल्सो अगर आपकी कोई क्वेरीज है वो भी आप इसमें मेंशन करो कमेंट बॉक्स में, कि अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ है, टू बी वेरी क्लियर, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग टू नॉट अंडरस्टैंडिंग एनी कॉन्सेप्ट, यू हैव टू मेंशन इन योर कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू। एंड फॉर अटेंडेंस जो भी प्रोसीजर मैंने आपको बोला गया है, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, एंड ऑल्सो मेंशन योर डिटेल इन कमेंट बॉक्स, you have to mention it. So thank you student.